पर इस बार सिचुएशन पूरी तरह रिवर्स हो चुकी थी। पहले जो कैट थी अब वो लायन बन चुका था और जो वुल्फ किंग था अब बिल्कुल एक डिसिप्लिन बीस्ट की तरह खड़ा था। जी टिंग्यू का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था। फेस काम था, ऑलमोस्ट अनरीडेबल। पर जब उसने हल्की सी पलकें उठाकर वुल्फ की तरफ देखा तो उसकी लेजी आईज में एक अजीब सी आइसी इनडिफरेंस चमक रही थी, जैसे वो किसी ऊंचाई से देख रहा हो, जैसे वुल्फ उसके नीचे हो, जैसे वो सिचुएशन को कंट्रोल कर चुका हो। उसने बिना ऊपर देखे अपनी फटी हुई बेल्ट निकाली और कामली ट्राउज़र के बटन में वापस लगा दी। बेल्ट अब लूज हो चुकी थी, हल्का सा लटक रहा था और उस गैप से ओमेगा की पतली कमर का एक छोटा सा हिस्सा मून लाइट में दिख रहा था, सफ़ेद, नरम और डेलिकेट। लेफ्ट हिप पर एक छोटा सा फ्रेश पिंक स्कार भी था। हेजाओ की नज़र उस स्कार पर जाकर अटक गई। ग्रीडी, चुप, बेचैन, हिला तक नहीं। हे, लुक अप। जी टिंग्यू की आवाज़ हल्की थी, लेकिन उसमें एक नेचुरल कमांड था। वुल्फ तुरंत ओबीडियंट बच्चे की तरह सर उठाकर सीधा हो गया, बिल्कुल बिना रेजिस्टेंस के। जी टिंग्यू उसे कुछ सेकंड्स तक क्वाइटली देखता रहा। फिर अचानक उसने हाथ बढ़ाया और वुल्फ के मज़ल पर अपनी सॉफ्ट पाम रख दी। उसकी पाम ने वुल्फ के माउथ के फ्रंट को जेंटली कवर कर लिया था। हेजाओं की आंखें तुरंत बंद हो गई, जैसे वो कोई ब्लिसफुल ट्रांस में चला गया हो। उसका बड़ा सा हेड अनजाने में जी टिंग्यू के हाथ की मूवमेंट को फॉलो करने लगा, जैसे उस पाम में कोई इनविजिबल सेंट हो जो सीधा वुल्फ के इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कर रहा हो। पर वो सेंट इल्यूसिव थी। जब भी वो उसे पकड़ने की कोशिश करता वो गायब हो जाती और जितना नहीं मिलता उतनी ज़्यादा क्रेविंग बढ़ जाती। तुम मेरे हाथ को किस करना चाहते हो? जी टिंग्यू ने सीधा पूछा। वुल्फ ने तुरंत एक एंग्शियस सा लो ग्रॉल निकाला, बिल्कुल बिना हाइड किए। तो डीमन, क्या तुम्हारे लिए किस रिवॉर्ड है जब तुम क्रेजी हो जाते हो? उसकी आवाज़ काम थी पर वर्ड्स बिल्कुल शार्प। फिर बोला, तुम इतने नॉटी हो, फिर मैं तुम्हें रिवॉर्ड कैसे दूं? जैसे ही ये वर्ड्स गिरे हेजाओ का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। उसकी विजन ब्लैंक हो गई। वो इतना पैनिक हो गया कि जैसे कोई डॉग अपने ओनर को अचानक खो दे। जी टिंग्यू एक स्टेप पीछे हट गया, आर्म्स क्रॉस किए, नज़र नीचे। कोल्ड, इंडिफरेंट, अनटचेबल। मूनलाइट में उसकी ब्लड स्टेन कॉलर बोन का एक छोटा सा एक्सपोज्ड हिस्सा था जो अननेचुरल तरीके से ब्यूटीफुल लग रहा था। फटे हुए कपड़े, सीरियस फेस और पूरा वाइब एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर जैसा। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि ट्रेनिंग किसी सोल्जर को नहीं बल्कि एक वुल्फ किंग को मिल रही थी। वो स्ट्रिक्ट टोन में बोला, मुझे ऐसे अल्फाज बिल्कुल पसंद नहीं जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। हेट। ये वर्ड सुनते ही वुल्फ के अंदर कुछ चुभ गया, जैसे सीधा दिल पर चोट लगी हो। उसने अपने पॉज धीरे से कर्ल कर लिए, पेनफुली। जी टिंग्यू ने कोल्ड स्टेडी वॉइस में कंटिन्यू करते हुए बोला, आंखों में ठंडी क्लैरिटी के साथ बोला, अगर आज मैं सच में गलती से तुम्हारे हाथों इंजर्ड हो जाता या तुम मुझे बाइट कर देते। उसने धीरे से ऊपर उसकी तरफ देखा, फिर बोला, डेमन, तो जिंदगी भर तुम भी रेग्रेट करते और मैं भी। एक्सीडेंट, इंजरी या डेथ, ये वर्ड सीधा नाइफ की तरह हेजाओ के दिल में घुस गए, एक इनविजिबल चोट जैसे। उसका पूरा बॉडी पेन से धीरे से नीचे गिर गया, जैसे उसकी स्ट्रेंथ एक सेकंड में ही पूरी ड्रेन हो गई हो। उसने धीरे से जी टिंग्यू के कपड़ों के हेम को टच करने की कोशिश की, पर जी टिंग्यू फिर से पीछे हट गया। कोल्ड, कंट्रोल्ड, अनटचेबल। जी टिंग्यू बोला, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक ऐसा वाइल्ड एनिमल समझूं जिसे सिर्फ केज में ही अप्रोच किया जा सकता है। ये लास्ट लाइन बस एक सेंटेंस नहीं था, ये एक दरवाज़ा था, दिल का दरवाज़ा, जो अगर बंद हो जाता तो शायद हमेशा के लिए बंद हो जाता। उसकी रेज, उसका वॉयलेंस सब इंस्टेंटली फियर में कन्वर्ट हो गया। रिग्रेट इतनी तेज़ी से उठी जैसे फ्लड ब्रेक हो गया हो। हेजाओ को सबसे ज़्यादा किस चीज़ का डर था? कि जी टिंग्यू उससे डर जाएगा और उससे दूर चला जाएगा। वो फिर से वही नाइटमेयर वाली लाइफ जीना नहीं चाहता था जो उसने पहले झेली थी।
एक दिन के लिए भी नहीं। आउट ऑफ कंट्रोल वुल्फ किंग ने अपना सर पूरी तरह झुका दिया। वो सीधा उसके पैर के पास क्राउच कर गया। उसका पावरफुल मजल बार बार उसके ट्राउजर लेग्स को सॉफ्टली टच कर रहा था। केयरफुल, हेसिटेंट, ऑलमोस्ट बेगिंग। फिर बोला, जियायू प्लीज़ मुझसे कभी मत डरना। तो क्या अब तुम काम हो सकते हो? जी टिंग्यू ने सीधा पूछा। आई विल ट्राई। वुल्फ का रिप्लाई धीमा था, जैसे वो अपने आप को फोर्स करके कंट्रोल कर रहा हो। जी टिंग्यू के लिप्स हल्के से कर्व हुए। सैटिस्फाइड, डोमिनेंट काम के साथ वो बोला, गुड। फिर उसने नीचे देखकर कहा, अब तुम अपना रिवॉर्ड लेने आ सकते हो। कैट्स बाय नेचर टेम नहीं होते, कभी नहीं। वो प्राउड किंग्स होती हैं, और अगर वो किस भी देना चाहें तो सामने वाले को खुद आगे आना पड़ता है। हे जाओ धीरे से आगे बढ़ा, बिल्कुल केयरफुली, जैसे कोई सीक्रेट चीज़ को वो टच कर रहा हो। पहले उसने अपना फेस रब किया, फिर सॉफ्टली उसके पाम को लिक किया। जेंटल, रिस्पेक्टफुल, बिल्कुल डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर मैडनेस। उसकी थिक लॉन्ग वुल्फ टेल आगे घूमकर जी टिंग्यू के वेस के पास रुक गई। व्रैप करना चाहती थी पर हिम्मत नहीं हुई। उसने बड़े इनोसेंट आइज से ब्लिंक करते हुए उसकी तरफ देखा, जैसे साइलेंटली पूछ रहा हो कि क्या मैं टेल मूव कर सकता हूँ। बस उस एक ओबीडियंट लुक ने जी टिंग्यू का कंपोजर एक सेकंड में तोड़ दिया। उसने सीधा अपने आर्म्स खोल दिए और उसे हक कर लिया। बोला, डेमन ये हक तुम्हारा रिवॉर्ड है। उसने अपना चीक वुल्फ किंग की आंखों के पास सॉफ्टली प्रेस किया और धीमी आवाज़ में बोला, वार्म, सॉफ्ट और रियल तरीके से, थैंक यू मेरे लिए अपनी जान रिस्क करने के लिए। मैं ये रात कभी नहीं भूलूंगा। फिर धीरे से बोला, अब मुझे तुम्हारी चोटें देखने दो, ओके। सीन स्किप होता है 5 घंटे बाद, उसी केव के अंदर। 5 घंटे बाद साइलेंस के बीच एक सटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हे जाओ फाइनली ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गया। उस वक्त जी टिंग्यू उसकी तरफ बैक करके बैग में मेडिसिन ढूंढ रहा था। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, फ्रीज, सामने एक ह्यूज अल्फा बॉडी बिल्कुल नेकेड पोजीशन में पड़ी थी। स्ट्रॉन्ग मसल्स, ओवरफ्लोइंग हार्मोन्स, डेंजरसली पावरफुल प्रेजेंस। इम्पैक्ट इतना सडन था कि उसका दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक ही हो गया। उसने ऑलमोस्ट कैट की तरह पैनिक में रिएक्ट करते हुए कहा, शॉक, एम्बैरेसमेंट और इरिटेशन के साथ, अरे चेंज होने से पहले बता नहीं सकते थे क्या? हे जाओ की वॉइस काम थी, बिल्कुल स्टेडी। बोला, मुझे भी कुछ सेकंड्स पहले ही पता चला था। उसकी सैनिटी अब वापस आ चुकी थी। जी टिंग्यू तुरंत पीछे मुड़ गया, फेस स्लाइटली रेड, और बिना देखे उसके कपड़े उसकी तरफ किक करते हुए बोला, जल्दी पहन लो। उस रेड क्लोथ मैन के बैग में वेपन्स तो नहीं थे, लेकिन फूड, मेडिसिन्स, गैस स्टोव और विंड प्रूफ ब्लैंकेट काफ़ी क्वांटिटी में थी। हेजाओ की कंडीशन परफेक्ट तो नहीं थी, चोट गहरी थी और बॉडी ब्लड लॉस से वीक थी, लेकिन फैक्ट ये था कि वो अभी भी मैनियक फेस में वापस जा सकता था। इसका मतलब उसका बॉडी अभी तक होल्ड कर रहा था। नाइफ अटैक इंटरनल ऑर्गन्स को मिस करके गया था और चोट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी मिल चुका था। इस सिचुएशन में इस वक्त के लिए ये ऑलरेडी बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन थी। जी टिंग्यू ने उसे माउंटेन वॉल के अगेंस्ट लीन करवाया, फिर केयरफुली मेडिसिन अप्लाई की। केयरफुल, फोकस्ड, जैसे कोई प्रोफेशनल हो, पर अंदर से ट्रेमलिंग। उसने गॉज रोल की और चोट के अराउंड लाइटली व्रैप कर दिया। जब बैंडेज पीछे से व्रैप हो रहा था, उसने अपने दोनों आर्म्स उसकी वेस्ट के अराउंड ले जाकर बैंडेज सिक्योर किया, लेफ्ट राइट से सपोर्ट देते हुए। जब उसका हेड नीचे था, तब उसके सॉफ्ट फरी ईयर्स बार बार हे जाओ के चिन को लाइटली स्क्रैच कर रहे थे। हे जाओ ने आंखें नीचे करके बहुत देर तक देखा उसे, चुप, डीप, इंटेंस। फिर अचानक उसने हाथ बढ़ाकर उसके नेक के बैक को प्रेस किया और सीधा उसके ग्लैंड्स पर किस ड्रॉप कर दिया। जी टिंग्यू की वेन्स इंस्टेंटली नम हो गई और वो सीधा उसकी आर्म्स में लिम्प हो गया। हे जाओ ने उसे फोर्सफुली हक किया, एक हाथ से उसकी व्रिस्ट पकड़कर अपने चेस्ट पर प्रेस कर दिया और फिर उसकी टंग से बिल्कुल धीरे से
ओमेगा के ब्लड स्टेन ग्लैंड को क्लीन करने लगा, जैसे कोई केयरफुली कुछ क्लीन कर रहा हो। नॉट डिज़ायर, नॉट मैडनेस, बस केयर। लगभग आधे मिनट बाद उसने उसे छोड़ दिया। हेड टिल्ट करके ब्लड फोम और छोटे पेबल्स का मिक्सचर साइड में थूक दिया और नेक्स्ट सेकेंड उसके फेस पर 5 ब्राइट रेड फिंगर्स मार्क उभर आए। स्लैप। सॉरी, हे जाओ ने आंखें झुकाकर कहा। क्लीनिंग के लिए नहीं, बल्कि उस मोमेंट के लिए जब मैनियक फेस में वो ऑलमोस्ट जी टिंग्यू को हर्ट कर चुका था। जी टिंग्यू के हाथ कांप रहे थे, आंखों में टीयर्स थे और जो एंगर अभी शांत हुआ था वो दोबारा भड़क उठा। इंस्टेंटली उसने कोल्ड फेस के साथ हे जाओ का कॉलर पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींच लिया और बिना वार्निंग के उसने अपने फ्लैंक्स दिखाकर सीधा उसके ग्लैंड्स पर जोर से बाइट कर लिया। मूवमेंट कंट्रोल थी, लेकिन उसमें क्लियर फेरोसिटी थी। एक बाइट में ब्लड निकल आया, रेड लाइन उसकी नेक से बहने लगी और हे जाओ उसने न डॉज किया न रजिस्ट किया, बस चुपचाप बाइट एक्सेप्ट कर लिया। जब रस्ट का टेस्ट उसके मुंह में फिल हो गया तो जी टिंग्यू ने अपने टीथ वापस खींच लिए। वर्ड बाय वर्ड उसने पूछा, अभी अगर मैं तुम्हें रोक नहीं पाता तो क्या तुम सच में मुझे मार देते? हे जाओ ने बिना हेसिटेशन कहा, मैं पहले खुद को ख़त्म कर देता। साइलेंस, डीप, हैवी, एब्सोल्यूट। जी टिंग्यू के रेड लिप्स हल्के से कर्व हुए, गुस्सा स्माइल में डिसॉल्व हो गया। उसने कैजुअली गॉज उठाकर उसके नेक के बैक को कवर किया और बोला, फिर इट्स इवन नाउ, मैं इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तुम भी इसे दिल पे मत लेना। फिर थोड़ा लीन होके वार्निंग देते हुए बोला, लेकिन अगर फ्यूचर में फिर से मेरे ऊपर क्रेजी हुए ना तो मैं तुम्हें मार ही दूंगा। इफ इट हैपन्स अगेन आई विल किल माई सेल्फ। हे जाओ ने उसके फॉरहेड के अगेंस्ट स्लोली स्वेयर करते हुए कहा। इतनी सारी चाहों के बाद दोनों अब कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुके थे। जी टिंग्यू ने उस रेड क्लॉथेड मैन का फोन यूज करके बेस कांटेक्ट किया। रिस्क तो था, एनिमीज अट्रैक्ट भी हो सकते थे, लेकिन हे जाओ को ट्रीटमेंट जल्दी मिलना ज़रूरी था। उन्होंने केव एंट्रेंस को चीज़ों से ब्लॉक किया, गैस स्टोव निकाला और स्नो वाटर बॉईल करना शुरू किया। पानी जब बॉईल हुआ तो उन्होंने अननोन फ्लेवर वाली इंस्टेंट नूडल्स डाल दी। फेंट फायरलाइट ने नैरो केव को हल्का सा वार्म बना दिया, लेकिन जी टिंग्यू फायर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था और कॉन्शियसली उससे दूर ही बैठा रहा। हे जाओ ने ब्लैंकेट का एक कॉर्नर उठाया और बोला, यहाँ आओ, बस सिंपल, सॉफ्ट और नेचुरल। जी टिंग्यू बिना हेसिटेशन के अंदर आ गया, बिल्कुल सीधा, ट्रस्ट बिना वर्ड्स के। हे जाओ ने उसे टाइटली अपने आर्म्स में व्रैप कर लिया, अपना चेस्ट उसकी बैक से लगाया, आर्म्स उसकी वेस्ट के अराउंड लॉक की और अपने बॉडी से एक कैट बेड बना दिया। सॉफ्ट नहीं, लेकिन एब्सोल्युटली सेफ। दोनों के बॉडी टेम्परेचर से ब्लैंकेट और वार्म हो गया। इंस्टेंट नूडल्स की स्टीम ऊपर उठ रही थी और आंखों में हल्का मॉइस्चर आ रहा था। बिलीव नहीं होता, हम अब भी जिंदा हैं। जी टिंग्यू ने धीरे से हेड टर्न करके कहा। हिडन मीनिंग क्लियर था कि सिचुएशन अब भी डेंजरस थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि इस बार उसके साथ हे जाओ था तो सब कुछ उसे उतना बुरा भी नहीं लग रहा था। हे जाओ ने हल्की सी हम की, हेड लोअर करके उसका फेस जेंटली स्ट्रोक किया। उसकी आइज ब्लू आइज धीरे धीरे उसके क्लोजर आने लगी, जैसे फोरहेड टच करना चाहती हो। जैसे ही जी टिंग्यू ने ये नोटिस किया वो इंस्टेंटली पीछे श्रिंक हो गया, लेकिन एक बड़े हैंड ने उसकी बैक होल्ड कर ली, उसे एस्केप करने से रोक दिया। जियायू, हे जाओ की आवाज़ हॉर्स थी, रॉ, वनरेबल और रियल। बोला, जियायू, मुझसे डर लग रहा है, मैं सोच भी नहीं सकता अगर ये सब तुम्हें अकेले फेस करना पड़ता तो क्या होता। उसकी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज फ्लैश हो रही थी। अपने टीममेट्स को बचाते हुए उसने अपने ईयर्स और लेग्स तक इंजर कर दिए थे और फिर उसे अकेला छोड़ दिया गया था उन स्नोई माउंटेन्स में, ट्रैप्ड, एनिमीज से सराउंडेड। वो जिंदा तो बच गया था उस बार, लेकिन उसके बॉडी पर इतने स्कार्स रह गए कि 30 से पहले ही उसकी हेल्थ परमानेंटली वीक हो गई थी। क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो?
छोटी सी कैट ने अपने हियर्स हिला दिए डिससेटिस्फैक्शन में। वॉइस थोड़ी नखरे वाली, थोड़ी ऑफेंडेड। बोला, मैं मानता हूँ तुम स्ट्रांग हो, पर मैं भी वीक नहीं हूँ। तुम्हें व्हील्स के नीचे से किसने बचाया था? इट्स यू, इट्स यू। हे जाओ ने बिना डिले के जवाब दिया। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। और ये देखकर उसने सीधा उसे अपनी बाहों में खींच लिया। जी टिंग्यू बिल्कुल कॉट ऑफ गार्ड हो गया। एक हल्की सी आवाज़ निकल गई उसके मुंह से और नेक्स्ट सेकेंड उसका फेस ज़बरदस्ती हे जाओ के शोल्डर में दब गया। दोनों एक लिंगरिंग स्वांग पोजीशन में थे। उनकी सहन धीरे धीरे मिक्स हो रही थी और वो इतना क्लोज थे जैसे परफेक्ट हार्मनी में रहने वाले लवर्स। ये कुछ ऐसा था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। पर जी टिंग्यू रेजिस्ट ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये हग इतना कंफर्टेबल था, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल, जैसे हे जाओ के ये आर्म्स की पोजीशन स्पेशली सिर्फ उसके लिए टेलर मेड हो। उस मोमेंट में पावरफुल डायरेक्टर जी अचानक खुद को वापस एक छोटे से किटन जैसा फील करने लगा, जो किसी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर की बाहों में सेफली होल्ड किया गया हो। प्रोटेक्टेड, कंफर्टेड, सेफली हेल्ड। ये फीलिंग जी टिंग्यू जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान के लिए बिल्कुल अनफेमिलियर थी। स्ट्रेंज लेकिन डेंजरसली टेम्पटिंग। क्यों? उसने फिर भी वही क्वेश्चन पूछा, सॉफ्ट, कंफ्यूज्ड, सर्चिंग। मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? क्या हम पहले मिले हैं और मैं भूल गया? हे जाओ ने धीरे से आंखें उठाई, जैसे कोई इंसान एक रिग्रेट भरे ड्रीम से सडनली जाग गया हो और फाइनली वो चीज़ पकड़ ली हो जो जिंदगी भर उसे मिल ही नहीं पाई थी। जियायू, उसकी वॉइस डीप थी, फर्म भी, एब्सोल्यूट भी। बोला, तुम्हें क्यों सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी, सिर्फ तुम पर। चाहे मुझे जो भी प्राइस देना पड़े, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। ये मेरी लॉयल्टी का प्रूफ है। वुल्फ लीडर की वॉइस फर्म और हैवी थी, जैसे कोई पुरानी तलवार सीधा उसके चेस्ट में घुस गई हो। जी टिंग्यू को लगा उसका हार्ट जोर से हिट हुआ है। जी टिंग्यू ने स्लोली अपना हेड लोअर कर लिया। बोला, ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो? लाइफ रिस्क वाली लॉयल्टी कभी चीप नहीं होती, उसका प्राइस भी ज़रूर होता है। हे जाओ ने भी हेड लोअर किया और बिना शर्म के उसके ग्लैंड के पास लाइटली स्निफ किया, ऑलमोस्ट टीजिंग, ऑलमोस्ट सीरियस वॉइस में बोला, हम अगर दोनों इस रात से जिंदा बाहर निकल गए तो क्या तुम फिर से एक किटन बनकर मुझे 2 छोटी सी लिक दोगे? फिर से शुरू हो गए तुम? जी टिंग्यू ने आंखें घुमाते हुए कहा। अब तक वो क्लियरली इम्यून हो चुका था उसकी शेमलेस टीजिंग से। पर हे जाओ रुका नहीं। बोला, तुमने खुद ही तो मुझसे पूछा था ना, जब तुम ऑलरेडी आंसर जानते थे। जियायू, तुम जानते हो ना मैं क्या चाहता हूँ। फर्स्ट मीटिंग में ही तुमने मुझे देखकर समझ लिया था, राइट? क्या समझा था? जी टिंग्यू ने ड्राई टोन में बोला, यही ना कि तुम जेंटलमैन बनने का बस ड्रामा करते हो, पर एक्चुअली हो एक परवर्ट। हेलैंग बोला, हाँ सही तो समझे कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। कोल्ड वर्ड्स बट सीधे और ब्रूटली ऑनेस्ट। उस सेकेंड जी टिंग्यू के नेक के बैक पर एक बर्निंग हीट सी दौड़ गई। उसकी चिन सडनली 2 फिंगर से लिफ्ट की गई थी और हे जाओ के फैल्कन जैसी एग्रेसिव आइज सीधा उसके फेस पर लॉक हो गई थी। उन आंखों में एक ऐसी डिटर्मिनेशन थी जो ऑलमोस्ट विशियस लग रही थी, जैसे जो भी ऑब्स्टिकल हो वो उसे क्रश कर देगा। फिर वो आगे बोला, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। उसके फेस पर जो ब्लड रेड स्कार था वो भी इस सेंटेंस का साइलेंस विटनेस लग रहा था। एक ऐसा आदमी जो अपनी जान तक सैक्रिफाइस करने को रेडी हो, उसे कौन रोकेगा? शायद मना करने की स्पेस भी नहीं बची होती। ये सोचकर ही जी टिंग्यू के सारे बाल खड़े हो गए। इंस्टिंक्ट में उसने उसे पुश करना चाहा, पर उससे पहले ही हे जाओ खुद ही पीछे हट गया, दोनों हाथ रेस करके एक हार्मलेस पोस्चर में। बोला, मैं पेशेंस में एक्सपर्ट हूँ। जब तक तुम खुद विलिंगली अपने आप को मुझे देना नहीं चाहोगे, मैं कभी तुम पर फोर्स नहीं करूँगा। सच में ये आदमी ह्यूमन होने का परफेक्ट एक्ट करता है,
जी टिंग्यू मन में यही सोच रहा था, परफेक्टली एबनॉर्मल। जी टिंग्यू ने डिस्गस्ट दिखाते हुए उसके हाथों पर जोर से स्लैप मारा और फेस साइड में टर्न कर लिया। लेकिन उसकी आईज के कॉर्नर में एक हिडन स्माइल क्वाइटली चमक रही थी। तब तक केव के अंदर इंस्टेंट नूडल्स भी फाइनली कुक हो चुके थे। गरम स्टीम के साथ फ्रैग्रेंस केव में स्प्रेड हो रही थी। आखिर में हेजाओ ने पूरा सूप भी फिनिश कर लिया और जी टिंग्यू ने सेटिस्फाई होकर स्ट्रेच किया। फिर बोला, तुम्हें थोड़ा सा सो जाना चाहिए, एनर्जी सेव करने के लिए। हेजाओ ने क्वाइटली ब्लैंकेट को ऊपर तक खींच दिया और उसके अराउंड एक छोटा सा नेस्ट बना दिया। वार्म, सेफ और शील्डेड, बिल्कुल एक कैट बेड जैसा। जी टिंग्यू ने लिप्स कर्ल किए, हाफ अनॉयड टोन में बोला, तुम इतनी परवर्टेड बातें करके कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं पीसफुली सो जाऊं? टोन में सार्केज्म था, पर आयरनी देखो, नेक्स्ट सेकेंड वो सच में सो गया और बिल्कुल बिना वार्निंग के उसका बॉडी क्वाइटली अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी हो गया। उसके कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा सॉफ्ट फर का बॉल फिसल कर गिर गया नीचे, लेकिन थैंकफुली हेजाओ ने लाइटिंग स्पीड से उसे कैच कर लिया। पाम साइज चबी किटन बिल्कुल एक ऑरेंज फर बॉल की तरह गोल मटोल। छोटी सी कैट ने अपने चारों पॉज स्प्रेड कर दिए थे, फिर उसके थंब को पकड़कर फरी पॉज से रब करने लगी, 1-2 बार, और फिर कुछ ही सेकंड्स में 2 बार हल्की सी स्नॉर करके वो सो गया। जो अभी कुछ देर पहले लायन की तरह वुल्फ किंग को टेम कर रहा था, अब वो क्वाइटली एक छोटा सा किटन बनकर उसकी पाम में सो रहा था। उसकी शार्प क्लॉज गायब, फैंग्स हिडन, ऑरा सॉफन, टेम्पररी लायन वापस किटन मोड में। आयरनी ये थी कि जिस इंसान ने वुल्फ किंग को टेम किया उसे पता भी नहीं था कि वो खुद भी धीरे धीरे टेम हो रहा था। डिफरेंस सिर्फ इतना था, हेजाओ को टेम किया था फियर और रिग्रेट ने, और जी टिंग्यू को टेम कर रही थी लव और साइलेंट चेरिशमेंट। केव के बाहर फिर से हैवी स्नो गिरने लगी। विंड फू करके हॉलिंग कर रही थी, पर ब्लैंकेट के अंदर वार्मथ थी, सेफ्टी थी, और एक वुल्फ किंग अपने कैट के साथ चुपचाप बैठा था। हेजाओ ने सॉफ्टली किटन के फ्लफी बट को सपोर्ट दिया और फिर अपने चेस्ट पर रख दिया। फिर धीरे से उसने किटन की टेल पर एक जेंटल सा किस दिया। बोला, गुड नाइट लिटिल वन, मैं हमेशा तुम पर नज़र रखूंगा। उसी वक्त हजारों मीटर ऊपर डार्क नाइट के स्काई के बीच एक ईगल हवा को चीरते हुए नीचे स्कूप किया। स्नो और विंड स्प्लिट हो गए थे। लैंडिंग के मोमेंट पर उसका बॉडी ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो गया। नेवी ब्लू राइडिंग क्लोथ्स पहनी गई, कलर डेजर्ट ब्लू, और केव के अंदर हॉट, बहुत हॉट, जैसे किसी ने बॉडी को ओवन में डाल दिया हो। जी टिंग्यू ने स्लीप के अंदर ही हेल्प के लिए स्ट्रगल किया, हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, आगे भागने की कोशिश की, एस्केप करने की कोशिश की, पर उसके लेग्स में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी। नहीं, ये सिर्फ वीकनेस नहीं, उसे अपने लेग्स का एग्जिस्टेंस ही फील नहीं हो रहा था, जैसे कमर के नीचे सिर्फ 2 बेजान मिट्टी के ढेले लटक रहे हो। उसे लगा जैसे उसके बॉडी का सारा पानी पिघल चुका हो, जैसे वो धीरे धीरे एक सूखा हुआ इंसान बन रहा हो। ही वॉज इन सो मच पेन। दर्द इतना अनबियरेबल था कि उसे सच में मर जाना चाहिए था। वो डर के मारे बार बार चिल्लाता रहा, म्याऊ। छोटा सा किटन अपने चारों पैर झटक कर एक तेज चीख के साथ नाइटमेयर से जाग गया, पूरा बॉडी पसीने से भीगा हुआ। उसका फ्लफी चेस्ट रैपिडली ऊपर नीचे हो रहा था। उसका टाइनी फरी फेस, जो बन से भी छोटा था, आंसुओं से इतना भीग चुका था कि टीयर्स ने उसकी फर को पतली पतली लाइंस में चिपका दिया था। उसने अपने 2 छोटे पॉज उठाए और आंखों को कवर कर लिया, फीट से किक किया, साइड टर्न हुआ और खुद को एक वेट फर बॉल की तरह कर्ल कर लिया। स्निफ, और फिर और जोर से ज़्यादा टीयर्स निकल गए। जी टिंग्यू को एम्बैरेसमेंट फील हुआ। उसने पॉ से टीयर्स वाइप करने की कोशिश की, पर प्रॉब्लम, दोनों फ्रंट पॉज ऑलरेडी वेट थे, टीयर्स ड्राई हो ही नहीं रहे थे। उसने हिंड पॉज उठाना चाहा, पर लेग्स इतनी छोटी थी कि आंखों तक पहुंच ही नहीं पाई। इतना दर्द कि सांस भी नहीं ली जा रही थी।
उसका छोटा सा बॉडी अभी भी ट्रेम्बलिंग कर रहा था। वो सपना इतना रियल कैसे? इतना रियल जैसे वो एक्चुअली एक्सपीरियंस कर चुका हो। ड्रीम में उसकी लेग्स टूट चुकी थी, वो ब्लड के पूल में क्रॉल कर रहा था। फिर वो किटन बन गया और उसने देखा कि वो किटन आग में जल रहा था और सोल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही थी। फियर इतना डीप था कि फ्रंट पॉज के बीच फेस छुपाने से भी बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। ड्रीम के डिटेल्स और पेन इतने रियल थे कि जैसे वो कभी सच में जलकर मर चुका हो। जी टिंगयू 10 सालों से सपनों में नहीं रोया था। लास्ट टाइम जब वो ऐसे रोया था जब उसकी मदर की डेथ हुई थी। जागते ही वो डिस्पेयर और हेल्पलेसनेस उसके हार्ट को चीर गया था। उसने उसे 5 मिनट तक सन कर दिया था, लेकिन इस बार फियर और पेन जाने का नाम ही नहीं ले रहा था और बॉडी अभी भी जल रही थी। लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ, गरम वो खुद नहीं था, नीचे जो बॉडी थी वो जल रही थी। हे जाओ कब अनकॉन्शियस हो गया उसे पता ही नहीं चला और अब उसका पूरा बॉडी एज ए फायर की तरह तप रहा था। मियाओ डेमन! छोटा किटन उसके चेस्ट पर चढ़ा, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। मियाओ डेमन वेक अप! उसके छोटे पॉज से उसने उसका फेस पैट किया, फिर भी कोई मूवमेंट नहीं। किटन पैनिक हो गया, चेस्ट पर 2 बार चक्कर लगाए, फिर पीछे हटकर स्नो पाइल पे जंप किया और सीधा फ्लैट गिर गया। पर डिले करने का टाइम ही नहीं था। एक समरसॉल्ट के साथ वो तुरंत बैठ गया और नेक्स्ट सेकंड ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। फास्ट, अर्जेंट, शेकिंग। कपड़े पहनते हुए ही उसने हे जाओ की इंजरीज चेक करनी स्टार्ट की। लेफ्ट एब्डोमेन का नाइफ वाउंड अब ब्लैक रेड हो चुका था। गॉज के बाहर लार्ज अमाउंट में ब्लड सीप करके जम रहा था। उसके पेल लिप्स पर फ्रॉस्ट जम चुका था और वो बिल्कुल स्टिल पड़ा था, जैसे एक लाइफलेस स्टैच्यू। एक्सेसिव ब्लड लॉस, हाई फीवर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो डेफिनेटली मर जाएगा। ये रियलाइजेशन आते ही जी टिंगू की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। उसने हेड झुकाकर कुछ देर सोचा, डीप, फास्ट, डेस्परेट थिंकिंग। फिर सडनली उसने स्नो में घुसा हुआ वो लॉन्ग नाइफ बाहर निकाला और बिना हेसिटेशन के झुककर अपना फॉरहेड हे जाओ के फॉरहेड से टच कर दिया। क्लोज, वार्म, शेकिंग, जैसे एक साइलेंट वोव, जैसे वो कह रहा हो कि तुम्हें मरने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वेट फॉर मी डेमन। उसकी आवाज़ धीमी थी पर उसमें एक स्टील जैसी डिटर्मिनेशन थी, और मैं तुम्हें ज़रूर वापस ले आऊँगा। पिछले 7 सालों में जी टिंग्यू ने कभी अपने किसी कंपेनियन को अबैंडन नहीं किया, चाहे वो जिंदा हो या सिर्फ एक बॉडी ही क्यों ना बची हो, पर कभी नहीं किया। वो झुककर उठा और धीरे से केव के बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर आया उसने नोटिस किया कि आसमान अब धीरे धीरे रोशन हो रहा था। दूर हॉरिजन पर हल्का सा पेल गोल्डन स्काई चमक रहा था। ठंडी हवा बर्फ को उड़ाकर उसके बालों को हिला रही थी और उभरती हुई मॉर्निंग लाइट सीधा उसके एम्बर आइज में रिफ्लेक्ट हो रही थी। कुछ सेकंड्स, बस कुछ सेकंड्स में ही उसने डायरेक्शन कैलकुलेट कर ली। फिर उसने एक हाथ स्नो पर टिकाया और एक स्मूथ ब्यूटीफुल वर्टिकल जंप लिया। उसकी पतली व्रिस्ट बोन आधा सर्कल घूमी और वो हाई केव से बिल्कुल एक लेपर्ड की तरह नीचे लैंड हुआ, साइलेंट और प्रिसाइज। वुल्फ किंग गिर चुका था। अब सर्वाइवल का रास्ता कैट को खुद ढूंढना था। सीन कुछ देर बाद केव के अंदर शिफ्ट होता है। हे जाओ को हीट ने जगाया। उसका पूरा बॉडी जल रहा था, खून तेजी से सर्कुलेट हो रहा था। स्टिकी स्वेट उसकी स्किन पर चिपक चुका था। अभी कुछ देर पहले जो हाफ डेड लग रहा था अब बिल्कुल डिफरेंट फील हो रहा था। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि उसे चक्कर आ रहे थे। उसे लगा जैसे वो नरक में है, जैसे किसी फ्राइंग पैन में तला जा रहा हो। उसका बस एक ही इंस्टेंट था कि कोई बड़ी सी आइस ढूंढो और थोड़ा ठंडा हो जाओ। बहुत सारी ठंडी बर्फ। उसने हाथ बढ़ाकर छुआ और सच में कुछ ठंडा मिला, पर वो कोई आइस ब्लॉक नहीं थी। वो था एक छोटा ठंडा सा कैट। जी टिंग्यू उसके बाहों में कर्ल्ड अप था, फेस फ्लश्ड, चेहरे पर पतली सी स्वेट लेयर, स्किन इतनी सफ़ेद और सॉफ्ट
जैसे फ्रेशली कट लोटस का रूट। हे जाओ ने जब नीचे देखा तो दोनों की शर्ट्स खुली हुई थी। एक थिन चेस्ट और एक स्ट्रॉन्ग चेस्ट सीधा एक दूसरे से लगे हुए, बिना किसी बैरियर के। स्वेट और बॉडी टेम्परेचर चुपचाप एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहे थे। और सबसे डेंजरस चीज़, ओमेगा की लेग्स उसकी वेस्ट के अराउंड टाइटली रैप थी, बिल्कुल बिना किसी गैप के। हे जाओ वहीं फ्रीज हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये प्रेजेंट है या पास्ट लाइफ है, क्योंकि ऐसी इंटीमेसी उनके बीच सिर्फ एक ही बार हुई थी, वो भी उसकी प्रीवियस लाइफ में। उस वक्त जी टिंग्यू हीट में था और गलती से ड्रंक भी हो गया था, और उसी कन्फ्यूजन में वो उससे चिपक गया था, बिल्कुल एक रेस्टलेस स्नेक की तरह। पर फिर भी खुद को वो टच करने से रोक नहीं पाया। शुरू में सिर्फ हाथ से, केयरफुली, कंट्रोल्ड, क्योंकि वो जानता था अगर जी टिंग्यू होश में होता तो कभी उसके पास आना ही नहीं चाहता। इसीलिए उसने लिमिट क्रॉस नहीं की, सिर्फ रूटीन फॉलो किया, सिर्फ उसे कंफर्टेबल किया। और जब पैशन काम हुआ तो उसने उसे क्वाइटली इनहेबिटर दे दिया। पर जब वो जाने लगा तब अचानक जी टिंग्यू ने उसका हाथ पकड़ लिया बेचैनी से, और एक एक करके उसके हाथों को किस करना स्टार्ट कर दिया। इस मोमेंट हे जाओ के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आया था कि वो उसे बेड पर धकेल दे और उसे कम्प्लीटली अपना बना ले। पर बची हुई रैशनैलिटी ने उसे रोक दिया। उसने 120% पेशेंस के साथ धीरे से कहा, जियायू प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करो, ओके? देखो मैं पेशेंट हूँ, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं करूँगा। उसकी आवाज़ बीविचिंग थी, सॉफ्ट, डेंजरस, लेकिन जी टिंग्यू और ज़्यादा ओबीडियंट हो गया। हेड टिल्ट करके उसे ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन से वो देख रहा था। पर जैसे ही हे जाओ ने किस करने के लिए लीन किया, हिस्ट्री रिपीट हो गई, बिल्कुल उसकी वेडिंग नाइट की तरह। जी टिंग्यू ने उसे डेस्परेटली पुश कर दिया। रिएक्शन और भी ज़्यादा हिस्टेरिकल था, स्क्रीमिंग, क्राइंग, चीज़ें तोड़ना और बार बार किसी अननोन पर्सन को सॉरी बोलना। हे जाओ उस वक्त बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस बैठा रहा, सेम पोस्चर में। जब सब कुछ खत्म हुआ तब उसने कामली पूछा, सो तुमने मुझे कोई और समझा था या बस मैं एक टूल हूँ? जी टिंग्यू इतना कंफ्यूज था कि बोल ही नहीं पाया। हे जाओ खड़ा हुआ, अपना सूट बटन किया और कोल्ड वॉइस में बोला, अगर तुम सिर्फ कंफर्ट चाहते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर तुम मुझे किसी और की जगह यूज़ कर रहे हो तो फिर उसे दोबारा ज़िंदगी में देखने की सोचना भी मत। उस वक्त वो मीन भी था और स्टूपिड भी, ना पूछना आता था ना देखना। इतनी ऑब्वियस पेन होने के बाद भी वो जी टिंग्यू के दर्द को समझ ही नहीं पाया। वो बस चाहता था कि जी टिंग्यू सरेंडर करे और उसके सामने झुक जाए। और तभी प्रेजेंट में एक ठंडी वीक सी आवाज़ उसके पास से आई, इफ़ यू कीप स्टेयरिंग आई विल बीट यू टू डेथ। हे जाओ एक झटके में पास से बाहर आ गया। रियलिटी ने उसे ज़ोर से खींच लिया और इस मोमेंट उसे पक्का समझ आ गया कि ये प्रेजेंट है, रीबर्थ वाली ज़िंदगी, क्योंकि उसकी प्रीवियस लाइफ का जी टिंग्यू कभी इतनी असर्टिव टोन में उससे बात ही नहीं करता था। उसका बॉडी हल्का सा स्वे हुआ और पता नहीं कितनी बार उसने दिल से गॉड को शुक्रिया अदा किया, एक और चांस देने के लिए, एक और ज़िंदगी के लिए, एक और मौका उसे प्रोटेक्ट करने का देने के लिए। उसने बिना सोचे अपनी बाहों का ग्रिप टाइट कर दिया। जी टिंग्यू का पतला सा बॉडी वैसे ही ज़्यादा वार्म नहीं था, और जो थोड़ी सी हीट थी वो भी धीरे धीरे उसकी बर्निंग बॉडी में अब्जॉर्ब हो रही थी। तुम जागते हो तो आवाज़ भी नहीं करते क्या? मुझे लगा तुम कभी दोबारा नहीं जागोगे। जी टिंग्यू की आवाज़ हल्की सी काँप रही थी, जैसे वो अभी ही रो पड़ेगा। हे जाओ का एक्सप्रेशन सॉफ्टन हो गया। उसने धीरे से उसका फेस स्ट्रोक किया, फिर हल्का सा लीन हुआ, सांस इतनी स्लो जैसे किस करने वाला हो। बोला, जियायू। जी टिंग्यू ने हल्की सी भुनभुनाहट में कहा, अब क्या करने वाले हो तुम? पर इस बार वो पीछे नहीं हटा, न रजिस्ट किया न पुश किया। हे जाओ ने धीरे से पूछा, मैं सोच रहा था अगर मैं तुम्हें अभी किस करूं तो क्या तुम फिर भी मुझे पुश करोगे? कैसा स्टूपिड सवाल है ये? जी टिंग्यू ने तुरंत जवाब दिया,
अगर पुश नहीं करता तो क्या टंग बाहर निकाल देता। टोन फियर्स था, जिसे नेक्स्ट सेकंड में वो पंच मार देगा। पर उसके मैसी बालों के बीच ईयर टिप्स सीक्रेटली रेड हो चुके थे। हे जाओ हल्की सी हंसी रोक नहीं पाया। उसके फिंगर टिप्स ने उसके गालों पर बचे हुए आंसू वाइप किए, फिर सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बहुत सॉफ्टली बोला, रेजिस्ट मत करो मुझे, ओके? देखो मैं बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं करूँगा। एक अनस्पोकन लाइन हवा में लटकती रही कि बस तुम मेरे पास सेफ रहो, मैं जितना टाइम लगे वेट करूँगा। काफ़ी देर तक साइलेंस रहा। केव में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ थी और फिर बहुत धीमी आवाज़ में जी टिंग्यू ने एक ही वर्ड कहा, नेक्स्ट सेकेंड उसे जेंटली उठा लिया गया। डिस्टेंस डेंजरसली क्लोज, बाउंड्री क्लियरली क्रॉस हो चुकी थी। पर इस बार जी टिंग्यू ने बैक ऑफ नहीं किया। पहली बार उसे किसी के बाहों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई। पहली बार वो किसी की बॉडी वार्म्थ इतनी डेस्परेटली फील करना चाहता था और दिल के अंदर एक पागल सी इच्छा उठ रही थी कि काश वो सीधा हेजाओ के बाहों में घुस जाए और उससे प्लीड करे कि प्लीज़ दोबारा बेहोश मत होना, दोबारा ठंडे मत हो जाना, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक रात के लिए आकर फिर गायब मत हो जाना। प्लीज़ मुझे ये मजबूरी मत देना कि मैं कोल्ड कॉर्प्स लेकर वापस जाऊं और फ्यूचर में जब भी तुम्हें मैं याद करूं सिर्फ इतना याद ना करूं कि एक छोटा सा वुल्फ डेमन जो मेरे लिए लड़ते लड़ते मर गया। जैसे ही ये थॉट आया उसका दिल जलने लगा। अनजाने में ही वो हेजाओ की बाहों में और ज़्यादा रब करने लगा, थोड़ा और पास आ गया। हेजाओ ने सब समझ लिया। एक भी वर्ड बोले बिना उसने हाथ उठाया और धीरे धीरे उसकी बैक को पैट करने लगा, अगेन एंड अगेन, सॉफ्ट, स्लो और जेंटल, जैसे उसे पैनिक के समुंदर से धीरे धीरे डुबा कर काम कर रहा हो। उसकी आवाज़ वार्म थी, स्टेबल थी। बोला, स्टूपिड किडन, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं डिसअपियर नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा बहुत लंबे टाइम, तब तक जब तक तुम डरना बंद नहीं कर देते, तब तक जब तक तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ खुशी और सुकून से नहीं भर जाती। प्रीवियस लाइफ मिलाकर हेजा उससे लगभग 10 साल बड़ा था, इसलिए जब जी टिंग्यू अपना वनरेबल साइड दिखाता तो वो ऑटोमेटिकली उसे एक छोटे बच्चे की तरह कोएक्स करने लगता, उसे प्रोटेक्ट करने लगता। जो दिल अभी तक जल रहा था वो अचानक ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे बचाकर गहरे समुंदर में डुबा दिया हो। पता नहीं क्यों उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। डेमन, उसने बहुत धीरे से कहा, मुझे सालों से कोई गिफ्ट नहीं मिला। जब से मेरी मॉम चली गई, लोग स्ट्रॉन्ग लोगों को रिवॉर्ड देते हैं, प्रेज देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, पर उनके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करना भूल जाते हैं। उसने ये बात कैजुअली बोली, रैंडम सी, पर हे जाओ तुरंत समझ गया इसका रियल मीनिंग कि तुम जो अचानक मेरी ज़िंदगी में आए, आसमान से गिरे हुए इंसान जैसे, तुम मेरे लिए गॉड का दिया हुआ गिफ्ट हो। सच तो ये था कि जी टिंग्यू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की आदत डाल चुका था कि उसे याद ही नहीं था कि ऐसे सॉफ्ट वर्ड्स कैसे बोले जाते हैं। अपनी फीलिंग्स को हाइड करना, मास्क पहनकर काम रहना, ये उसका सेकंड नेचर बन चुका था। हे जाओ की फिंगर्स धीरे से उसकी चीक से हट गईं और फिर लाइटली उसके नोज टिप को स्क्रैच किया, एक छोटा सा ऑलमोस्ट प्लेफुल सा गेस्चर। फिर बोला, तुम चाहो तो ये गिफ्ट लाइफ टाइम रिन्यू कर सकते हो, जब तक तुम खुद डिसाइड ना कर लो कि तुम्हें अब ये गिफ्ट नहीं चाहिए। केव के अंदर का एटमॉस्फेयर इतना वार्म हो गया था कि दोनों कुछ देर के लिए अपने इंजरीज, डेंजर सब भूल गए। काफ़ी देर बाद सडनली हे जाओ को कुछ और फील हुआ। उसने हल्की सी फ्रॉन की और पूछा, तुमने मुझे कुछ खिलाया था? मेरे मुंह में ये रस जैसा फीलिंग का टेस्ट क्यों आ रहा है? एक सेकंड का साइलेंस, फिर जी टिंग्यू की आंखों में एक मिस्चीवियस स्पार्कल चमकी। ही डियर विप ब्लड, मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा था, उसने बिल्कुल सीक्रेट एजेंट वाली टोन में कहा। ये चीज़ बहुत न्यूट्रिशियस होती है, ऑलमोस्ट सेंचुरी ओल्ड जेंसिंग जैसा इफेक्ट। पुराने टाइम में इसे एनर्जी टॉनिक की तरह भी यूज़ किया जाता था। गर्मा गर्म एक बाउल पी लो तो बॉडी में एनर्जी फुल हो जाती है
और क्रिटिकल मोमेंट में भी इंसान टिक सकता है। हे जाओ, नेक्स्ट सेकेंड उसके मुंह में सच में फिशी मेटालिक टेस्ट और स्ट्रॉन्ग हो गया। फेस इंस्टेंटली स्टिफ, एक्सप्रेशन प्योर हॉरर वाला, और नौशिया मोड ऑन, जिसे अभी वो वॉमिट कर देगा। और जी टिंग्यू सीधा फट के हंस पड़ा, बिल्कुल एक विलन जैसा लाफ, जैसे उसका प्रैंक सक्सेसफुल हो गया हो। फिर बोला, डिस्गस्टेड मत हो, इसके बिना तुम शायद अब तक कब के मर चुके होते। फिर वो थोड़ा सा लीन हुआ और हे जाओ के ईयर के पास कुछ धीरे से विस्पर किया, बस एक लाइन, और हजारों साल का काम रहने वाला हे जाओ का फेस भी एक्चुअल शॉक में जम गया। उसने स्लोली नीचे ग्लांस किया, फिर कंफ्यूज टोन में बोला, मैं उसके बिना भी उठ सकता था। जी टिंग्यू ने नोज टच की, थोड़ा ऑकवर्ड सा, फिर बोला, कौन जाने, जो यूज़ करते हैं सब बोलते हैं कि बहुत इफ़ेक्टिव होता है। फिर इनर थॉट में उसने सोचा, वैसे मैंने खुद तो कभी यूज़ नहीं किया। हे जाओ ने थोड़ा फील किया, फिर बिल्कुल डेड पैन टोन में बोला, इसके बिना वाले उठते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जिनके पास एनर्जी है वो डेफिनेटली उठ सकते हैं। हे, जी टिंग्यू इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो गया। 2 फिंगर से सिजर शेप बनाकर स्नैप किया उसके सामने और बोला, अगर दोबारा पुश किया ना तो देख लेना। आईज फियर्स, ईयर्स स्लाइटली रेड और फेस फ्लस्टर्ड। हे जाओ ने तुरंत उसके फ्लफी कैट को सीधा अपनी बाहों में खींच लिया और सॉफ्टली उसके ईयर्स रब करने लगा। बोला, आई वोंट पुश यू, बस थोड़ी देर के लिए होल्ड करने दो। दोनों कुछ देर ऐसे ही हैक करके बैठे रहे, वार्म, क्वाइट, सेफ। लेकिन जितना ज़्यादा टाइम गुजरा उतना ही हे जाओ को कुछ गलत लगने लगा। उसने पहले अपना फोरहेड टच किया, फिर जी टिंग्यू का, फिर सीधा झुककर उसका फोरहेड अपने से प्रेस कर दिया और तुरंत उसकी ब्रोज टाइटन हो गई। इतना गर्म क्यों हो? तुम्हें फीवर है? नहीं तो, जी टिंग्यू ने वीक वॉइस में डिनाई करते हुए कहा। हे जाओ ने बिना बोले उसकी बैक टच की, स्किन बर्निंग हॉट, बिल्कुल एबनॉर्मल हीट। यू आर ऑलरेडी बर्निंग लाइक दिस। उसकी वॉइस थोड़ी स्टर्न हो गई। और तुम्हें फील भी नहीं हो रहा क्या? कंसर्न क्लियर था, हिडन पैनिक भी। उसने तुरंत जी टिंग्यू के ओपन बटन्स क्लोज किए, फिर अपना कोट उतार कर सीधा उसके शोल्डर्स पर डाल दिया। प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट फुल एक्टिव। बोला, इधर आओ, मैं तुम्हें होल्ड करता हूँ। जी टिंग्यू ने हल्की सी स्टर्बन वॉइस में कहा, मुझे बस थोड़ा वार्म लग रहा था, बस। हे जाओ की वॉइस अब और लो और फर्म हो गई। नो टीजिंग, नो जोकिंग, सिर्फ कंसर्न। बोला, इधर आओ। हे जाओ क्लियरली थर्ड टाइम रिपीट नहीं करना चाहता था। जी टिंग्यू ने ऑकवर्ड सा अपना हेड स्क्रैच किया, फिर चुपचाप उसके पास आ गया। नेक्स्ट सेकेंड ही उसका पूरा बॉडी हे जाओ की वार्म बॉडी हीट से कंप्लीटली एनवेलप हो गया, एकदम सेफ, एकदम स्टेडी। हे जाओ ने स्नो का एक छोटा सा हैंडफुल लिया, उसे अपनी पाम में मेल्ट करके उसे धीरे से पिलाया। जी टिंग्यू ने अनकंफर्टेबल फेस के साथ वो पानी पिया और हल्की सी आवाज़ में बोला, शायद चोट इन्फ्लेम्ड हो गई होगी। हे जाओ ने शॉर्ट सा रिप्लाई दिया, लेकिन उसकी आईज उसे छोड़ ही नहीं रही थी। जी टिंग्यू ने धीरे से कहा, थोड़ा रिग्रेट के साथ, कि मुझे लगा तुम मुझे डांटोगे। उसके दिमाग में क्लियरली वो मोमेंट फ्लैश हो रहा था। अगर उसने पहले ही उसे चोट को प्रॉपरली क्लीन करने दिया होता तो शायद उसका फीवर इतना बढ़ता ही नहीं। हे जाओ ने उसकी तरफ देखा, आंखों में सॉफ्टनेस थी पर टोन काम था। बोला, डांटना तो चाहता हूँ पर तुम्हारी कंडीशन देख के मन नहीं करता, बाद में डांट लूँगा। मैं ये स्कूल्डिंग क्रेडिट पे ले सकता हूँ क्या? जी टिंग्यू ने हाफ जोकिंग टोन में पूछा, कभी फ्यूचर में रैंडमली पकड़ के डांटोगे क्या मुझे? हे जाओ एक सेकेंड के लिए रुक गया, फिर धीरे से बोला, तुम्हें पता है ना तुम कितनी नेचुरली हमारे फ्यूचर की बात कर लेते हो। जी टिंग्यू साइलेंट हो गया। वो सोच रहा था, ऑफ कोर्स पता है, क्योंकि मुझे हमेशा फील होता है जैसे तुम सालों से साथ रहे हो मेरे। हे जाओ ने फाइनली हल्का सा साय किया। बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा, अभी तो बिल्कुल नहीं। जी टिंग्यू के लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। बोला, सच? तो फिर मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ
जो स्नो वाटर तुमने पिलाया था उसका टेस्ट काफी वियर्ड था, थोड़ा मेटालिक सा। हे जाओ हल्का हंसे बिना नहीं रह पाया। उसने लाइटली उसका फेस पिंच किया और बोला, टाइम देखा है, सिचुएशन तो देखो, और तुम अभी भी इतने पिकी हो। जी टिंग्यू ने तुरंत रिएक्ट किया, बोला, अभी तो तुमने बोला था ना मुझे डांटोगी नहीं। हे जाओ की आंखों में सॉफ्ट अम्यूजमेंट था। बोला, बस तुम ही हो जो मुझे इतने कैजुअली चैलेंज कर लेते हो। उसने जेंटली उसके किटन ईयर्स फ्लिक किए, एक आदत जैसी सॉफ्टनेस के साथ। जी टिंग्यू क्लियरली डियर ब्लड वाले टेस्ट से अनकंफर्टेबल था, तो हे जाओ ने फिर से स्नो रब करके अपने हाथ क्लीन किए, फिर पाम में मेल्ट करके फ्रेश स्नो वाटर उसे पिलाया। गैस स्टोव का फ्यूल तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, इसलिए उनके पास वार्म वाटर का यही टेम्पररी तरीका था। जी टिंग्यू ने इस बार बिना कंप्लेन किए उसकी पाम पकड़ी और धीरे धीरे सारा पानी पी लिया। हे जाओ ने थोड़ा क्यूरियस होकर पूछा, कैट्स तो यूजुअली वाटर लिक करके पीते हैं ना, तुम टंग से यूज़ क्यों नहीं करते? जी टिंग्यू ने तुरंत फेस टर्न कर लिया, मूड थोड़ा ड्रामेटिक। बोला, मेरा मूड खराब है, एफर्ट नहीं करना चाहता, पर मन में सोच रहा था, यू परविट, मैं पागल थोड़े ही हूँ जो तुम्हारे सामने टंग निकालूं। हे जाओ ने हल्का सा स्माइल किया, फिलहाल एडजस्ट करो, बाहर निकलते ही तुम्हें प्रॉपर गर्म पानी ला दूंगा। थोड़ी देर बाद जी टिंग्यू ने धीरे से गला क्लियर किया, वॉइस ऑलमोस्ट विस्पर जैसी हो गई। बोला, तुम बाहर निकलने के बाद मुझसे क्या पूछना चाहते हो? हे जाओ ने उसकी तरफ देखा, फिर सोचा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो, बिल्कुल सेफ और अलाइव। पर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हे जाओ ने फाइनली धीरे से कहा, मैं तुम्हारा आंसर चाहता हूँ। ये सुनते ही जी टिंग्यू का फेस इंस्टेंटली रेड हो गया। अब एम्बैरेसमेंट ने और हीट बढ़ा दी थी। वो कुछ बोलने ही वाला था, पर हे जाओ ने उसे सॉफ्टली रोक दिया। बोला, बचने की कोशिश मत करो, तुम समझते हो मैं क्या पूछ रहा हूँ। तुम सीरियसली? जी टिंग्यू की आंखें शौक और शर्म से वाइड हो गई थीं। बोला, ये क्या तरीका है? किसी को चेस कर रहे हो या लोन रिकवर कर रहे हो? इतने अनोइंग कैसे हो तुम? उसका गुस्सा, उसकी फ्लश चीक्स और वो फियर्स एक्सप्रेशन, स्ट्रेंजली उस मोमेंट में वो और ज़्यादा अलाइव लग रहा था। हे जाओ उसे कुछ देर तक बस देखता रहा, फिर अचानक उसने अपना हाथ उसकी वेस्ट से थोड़ा एडजस्ट किया और जी टिंग्यू सीधा उसकी आर्म्स में खींच लिया गया। ब्लैंकेट के अंदर उनका डिस्टेंस भी 0 हो गया। हे जाओ ने काम वॉइस में कहा, अगर तुम्हें पाना इतना इजी होता जितना कोई डेप्थ कलेक्ट करना, तो ट्रेवन के बाहर ही मैं सक्सीड हो चुका होता। जी टिंग्यू ने सस्पिशियसली आंखें नैरो की। बोला, तब तुम क्या करना चाहते थे एग्जैक्टली? उसे जेन्युइनली लग रहा था कि सिगरेट्स छुपा के सीक्रेटली स्मोक करना ही ऑलरेडी पीक परवर्जन था। हे जाओ ने थोड़ा सा लीन किया, वॉइस लो और टीजिंग। बोला, बस एक रिग्रेट है, उस वक्त जो कार चला रहा था उसका हेड काफ़ी लो था और काफ़ी स्पेशियस भी। जी टिंग्यू ब्लिंक किया, कंफ्यूज्ड। बोला, स्पेशियस? मेरे लिए किस चीज़ के लिए सुटेबल था? एक छोटा सा पॉज, फिर हे जाओ ने बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ हाफ टीजिंग टोन में कहा, परफेक्ट फॉर बोथ ऑफ अस टू डू ऑल मिस्चीवियस डीड्स। बस उस मोमेंट पे जी टिंग्यू का ब्रेन लिटरली शॉर्ट सर्किट हो गया। ये बंदा इतने स्ट्रेट फेस के साथ ये ऐसी लाइन कैसे बोल सकता है? सीरियसली? उसके चीक्स अब फीवर और एम्बैरेसमेंट के कॉम्बो से फुल्ली रेड हो चुके थे। उसके माइंड में 1,000,000 गालियाँ फ्लैश हुई, हर एक डायरेक्टली हे जाओ के शेमलेस हार्ट को टारगेट करते हुए। और फाइनली वो फट पड़ा। बोला, ड्रीम ऑन यू शेमलेस वुल्फ, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, समझे? हे जाओ बस खड़ा रहा, बिल्कुल काम, ना आर्ग्यू किया ना डिफेंड ही किया। वो बस उसकी रैंट को क्वाइटली सुनता रहा, जैसे उसकी हर रिएक्शन उसे स्ट्रेंजली प्रीशियस लग रही हो। जब जी टिंग्यू थक कर फाइनली चुप हो गया, तो हे जाओ ने उसकी तरफ सीरियस नज़रों से देखा और सॉफ्टली बोला, ये सिर्फ टाइम की बात है, एक दिन तुम खुद मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाओगे। पिछले कुछ दिनों में हे जाओ इतनी बार रिजेक्ट हो चुका था
कि अगर उन सब नो को कलेक्ट करे तो एक पूरी टोकरी ही भर जाए। जी टिंग्यू का मुंह जैसे ऑटोमेटिक मोड में था। हर बात का एक ही आंसर, नो। कभी शाइनेस, कभी सिचुएशन, कभी प्रिपरेशन का इशू। लेकिन हे जाओ, उसने भी कभी ये रिफ्लेक्ट नहीं किया कि शायद उसकी डिमांड्स थोड़ी ज़्यादा इंटेंस हो सकती हैं। आफ्टर ऑल, एक वुल्फ जब हंट करता है तो वो ब्लाइंडली अटैक नहीं करता, वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है, परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करता है, फिर एक ही स्ट्राइक में प्रे को पकड़ लेता है। और हे जाओ भी वेट कर रहा था उस दिन का जब जी टिंग्यू उसे नो कह ही ना पाए। उसके माइंड में एक साइलेंट डिटर्मिनेशन था कि एक दिन ऐसा आएगा जब जियायू उससे दूर नहीं भागेगा, बल्कि उसकी प्रेजेंस को नेचुरली एक्सेप्ट करेगा। शायद उस दिन वो फ्रीली उसका ख्याल रख सके, उसकी केयर कर सकेगा और वो सब सिंपल चीज़ें भी कर पाएगा जो उनको करने का टाइम ही नहीं मिला था पिछली लाइफ में। पास्ट लाइफ की इनकम्प्लीट मेमोरीज अब उसके दिल में क्वाइट विश बन चुकी थी। जब सूरज फाइनली थिक क्लाउड्स को तोड़कर स्काई के सेंटर तक पहुंचा, तब रेस्क्यू आखिर आ ही गया। लेकिन वो जी टिंग्यू की टीम नहीं थी। आयरॉनिकली, इसके लिए थैंक्स देना चाहिए था उस वियर्ड डियर ब्लड को। स्नो माउंटेन्स के नीचे डजन्स फैमिलीज रहती थीं जो हंटिंग से अपना लिविंग चलाती थी। सुबह सुबह जब स्नोफॉल रुकता है और एनिमल्स सबसे ज़्यादा भूखे होते हैं, तब विलेजर्स माउंटेन्स पर हंट करने चढ़ते हैं। कभी कभी ज़्यादा प्रे मिल जाए तो वो स्नो में होल्स डिग करके एक्स्ट्रा प्रे स्टोर कर देते हैं बाद में लेने के लिए। जी टिंग्यू ने अपने डेस्परेट सर्च में डजन से ज़्यादा स्नो होल्स डिग किए थे। तब फाइनली उसे एक मेल डियर मिला था। केयरफुली उसने डियर का ब्लड कलेक्ट किया और जानबूझकर रिटर्न आते वक्त थोड़ा थोड़ा ब्लड स्नो पर स्पिल करते हुए गया। वही ब्राइट रेड ब्लड ट्रेल स्नो पर एक सिग्नल बन गया था और वही ट्रेल फॉलो करके माउंटेन रेसिडेंट्स उन तक पहुंच गए थे। ड्राइवर सीट पर बैठा हंटर शानबू लाउडली गाना गा रहा था। आवाज़ इतनी ऑफ ट्यून थी कि ऑलमोस्ट फनी लग रही थी। वो बोला, इस यंग मैन की क्लेवरनेस की वजह से ही तुम लोग बच गए। अगर आज रात को फिर स्नो स्टॉर्म आता तो तुम दोनों यहीं माउंटेन में बरीड मिलते। शानबू टेक्निकली अगली था, लेकिन उसकी रफ वॉइस और वो अजीब गाना सरप्राइजिंगली जी टिंग्यू को ब्यूटीफुल लगा। वीक स्माइल के साथ उसने पूछा, अंकल सैंग, आपके घर के पास कोई डॉक्टर है? मेरे कंपेनियन को अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए। सांगबू ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ है ना, मेरा नेबर ही एक देसी डॉक्टर है। थोड़ा लिकल खरीद लो तो फ्री ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। बैक स्ट्रीट में फ्लोरल क्विल्ट के अंदर बैठे हे जाओ और जी टिंग्यू ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों एक साथ हेल्पलेस सी स्माइल में हंस दिए। उनके शोल्डर्स लाइटली टच हुए। थकान, दर्द और रिलीफ सब मिक्स हो चुका था। फिर दोनों ने एक साथ माउंटेन साइड की तरफ देखा। गोल्डन सनशाइन स्नो पीक पे चमक रही थी। विंड फाइनली रुक चुकी थी। जी टिंग्यू ने हाथ बढ़ाकर धूप की एक किरण पकड़ने की कोशिश की और धीरे से मरमर करते हुए बोला, इट्स ग्रेट। सुबह हो चुकी थी, स्टॉर्म खत्म हो चुका था और सबसे इम्पोर्टेंट, वो दोनों अभी भी जिंदा थे।